देख रहे हैं आंकड़े हमारे, फैसला आपका। ईरान की बात करेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई आखिर है कहां? पिछले कुछ महीने से उनकी कोई खबर नहीं है। सोशल मीडिया पर अब दावा यह किया जा रहा है कि इजरायल ने अपने दुश्मन ईरान के सुप्रीम लीडर को जहर देकर मरवा दिया है। सोशल मीडिया पर कहा यह भी जा रहा है कि खामेनेई गंभीर रूप से बीमार हैं और वो कोमा में इस वक्त हैं। अब खामेनेई जिंदा हैं या फिर मारे गए हैं, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि हो नहीं पाई है, लेकिन इजरायल और ईरान के बीच में दुश्मनी जग जाहिर है। पिछले साल 7 अक्टूबर को इजरायल में हमास ने धरती, समुद्र, आकाश तीनों ही रास्तों से हमला बोला था और इस हमले में 1200 लोग मारे गए थे और 200 इजरायलियों को हमास ने बंधक बना लिया था, अपने साथ ले गया था। तभी से इजरायल अपने दुश्मनों को मिटाने के लिए अभियान में लगा हुआ है। इजरायल ने गाजा युद्ध के बाद से अब तक हमास के 16 टॉप लीडर्स को ढेर कर दिया। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई। इसके पीछे भी इजरायल का हाथ बताया गया। हालांकि इजरायल ने इससे इनकार किया था। खामेनेई को लेकर अब जो अफवाह चल रही है, क्या वो इशारा कर रही है कि इजरायल का अगला निशाना खामेनेई ही है? कुछ सवालों को लेकर इंडिया न्यूज ने एक सर्वे कराया, जिस पर हमारे गेस्ट भी होंगे साथ में, पैनलिस्ट, उनके साथ हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये कौन कौन से सवाल थे जिन्हें लेकर हम आम लोगों के बीच में पहुंचे, ये सवाल आप जान लीजिए। सवाल नंबर 1 था, छोटा सा देश इजरायल इतना ताकतवर आखिर कैसे हो गया? क्या मजबूत सैन्य सामान और तकनीक इसके पीछे वजह है? इसमें 43% लोग कह रहे हैं कि हाँ, ऐसा लगता है। फिर दूसरा हमने ऑप्शन रखा कि खुफिया एजेंसी मोसाद की ताकत, क्या इसके पीछे एक बड़ी वजह हो सकती है? तो 17% लोग कह रहे हैं कि हाँ, ऐसा हो सकता है, मोसाद की अपनी बहुत ताकत है। जबकि 40% लोग ऐसा मानते हैं कि अमेरिका का खुला समर्थन यहाँ इजरायल को है। वो खुलकर सपोर्ट करता रहा है कि हम इजरायल के साथ हैं, इसीलिए यहाँ इजरायल की ताकत बढ़ी है। लेकिन सबसे ज्यादा 43% लोग कहते हैं कि मजबूत सैन्य सामान और तकनीक यहाँ इजरायल को मजबूत बनाती है। अब दूसरा सवाल, क्या इजरायल का अगला निशाना ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई है? इसमें 65% लोग कह रहे हैं कि हाँ, ऐसा है, जबकि 16% कह रहे हैं नहीं, हमें ऐसा लगता नहीं। जबकि 19% लोग कह रहे हैं कि हम कुछ इस पर कह नहीं सकते। लेकिन ज़्यादा परसेंटेज जो इशारा है 65% लोगों का, वो ये है कि हाँ, इजरायल का जो अगला निशाना है वो खामेनेई है, ईरान के सुप्रीम लीडर। कुछ और भी सवाल हैं, वो भी दिखाएंगे, लेकिन पहले इन सवालों के इर्द गिर्द घूम रही अफवाहों और खबरों को जानना समझना नजदीक से जरूरी है। मेरे साथ में इस पर बात करने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड जुड़ गए हैं पीके सहगल सर, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और साथ ही साथ अरविंद सिंह तेजावत जी मेरे साथ में है, विदेश मामलों के जानकार। आप दोनों का बहुत स्वागत इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले पीके सहगल सर, जो हालात ईरान के सामने अभी हैं, खामेनेई बीमार पड़ गए या उन्हें कुछ हो गया है, ये ईरान बेहतर जानता होगा, लेकिन चर्चा अलग अलग तरह की है। ऐसे में इजरायल जो लगातार आगे बढ़ रहा है, वो अलग अलग मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है, पीछे कहीं हटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में क्या समझे कि इजरायल के अगले निशाने पर अब खामेनेई है? देखो, इसराइल के अगले निशाने पर 100% खमेनी है। अगर आप देखो नेतन्याहू की बार बार ईरानी लोगों से कहा जा रहा है कि हमारी आपके साथ किसी प्रकार की कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी दुश्मनी तो है केवल और केवल आपके नेताओं के। हम चाहते हैं कि आपको हमेशा से फ्री कराया जाए आयतुल्ला से। और साथ ही साथ अगर देखो, अमेरिका में जो रजा साहब पहलवी का बेटा था, जो वर्जीनिया में शरण लिए हुए था, उसको भी दोबारा कहा जा रहा है कि सत्ता को संभाले। यानी दूसरे लफ्जों में वो सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं। वो प्रो अमेरिका गवर्नमेंट को बनाना चाहते हैं, जो प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट होगी, प्रो इजराइल गवर्नमेंट होगी। और वास्तव में वहाँ के लोग जो है काफी से ज्यादा परेशान है आयतुल्ला से। अगर आप देखो तो आए दिन वहाँ के लोग ही जो है उनके खिलाफ खड़े होते हैं। कभी लड़कियों के पालन पोषण को लेकर, कभी उनके ड्रेस को लेकर, कभी उनके हिजाब को लेकर। ऐसे में लोग काफी से ज्यादा दुखी हैं और लोग वास्तव में चाहते हैं कि उनकी जो बहुत ज्यादा जीवन में कठिनाइयां हैं, उस कठिनाइयों की वजह जो है अली खुमैनी और ये आयतुल्ला है। और साफ तौर पर इजराइल कह रहा है कि हम आपको इनसे हर प्रकार से फ्री कराएंगे। अगर ईरान ने हमारे ऊपर दोबारा हमला किया तो वास्तव में हमारा हमला जो होगा वो बड़े पैमाने पर अली खमेनी के खिलाफ होगा, आयतुल्ला के खिलाफ होगा, IRGC के खिलाफ होगा, ताकि हम हर प्रकार से आपको मुक्त करा सके इस पागलपन से।
बिल्कुल, जिस तरीके से इजराइल की अब तक की कार्रवाई रही है, यहाँ हमास चीफ मारा गया, हिजबुल्लाह चीफ मारा गया, उधर हूतियों के खात्मे के लिए भी एक्शन लिया। ऐसे में खामेनेई अगला नंबर है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अरविंद सिंह तेजावत जी, बिल्कुल एक सवाल। इजराइल जैसा छोटा सा देश इतना ज्यादा ताकतवर कैसे बन गया कि अलग अलग मोर्चों पर वो युद्ध लड़ रहा है? हाँ, अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, खुलकर समर्थन दिया जा रहा है इजराइल को, लेकिन इजराइल अपने आप में इतना सशक्त मजबूत कैसे? इसके पीछे वजह क्या आपको नजर आती है? रचना जी, बहुत ही सुंदर सवाल है आपका। और यह पूरे देश के नागरिकों को यह जानना चाहिए कि कोई भी देश जो होता है, उसकी जो मजबूती होती है वो वहाँ के नागरिक होते हैं। हम्म। अगर वहाँ के नागरिक अशिक्षित है, वहाँ के नागरिक अगर अपने अधिकारों को लेकर सजग नहीं है, हम्म। वहाँ के नागरिक अगर अंधविश्वासों में जकड़े हुए, तो वह देश नहीं आगे बढ़ सकता है। और इज़राइल के बारे में हमें यही कहना होगा कि जब वो जर्मनी से भाग-भाग कर जो यहूदी पूरी दुनिया में फैल रहे थे, हम्म। तब वह अपने साथ एक बहुत ही मजबूत परंपरा और बहुत ही मजबूत लेगेसी के साथ जा रहे थे। चाहे वो अमेरिका गए, कुछ लोगों ने भारत आने की भी रुचि दिखाई थी, जिसमें आइंस्टीन का भी नाम काफ़ी बड़ा है, जो हम्म। बीएचयू में अध्यापन कराना चाहते थे। या ऐसे तमाम लोग हैं, जो जो देश बनता है, चाहे वह जापान हो, चाहे वह पूरा यूरोप हो, या अन्य कोई देश हो, चाहे वह अमेरिका हो, या जो 1917 की क्रांति के बाद में वह रूस हो, जो केवल कुछ ही दशकों में, केवल 2 ढाई दशकों में वह विश्व की महाशक्ति बन गया रूस। तो यह सब देश के नागरिकों से होता है। और यही बात मुझे लगता है कि इज़राइल के बारे में भी सच है, कि इतना छोटा देश होने के बावजूद वहाँ के नागरिक इतने समझदार हैं, वहाँ के नागरिक इतने पढ़े-लिखे या मेहनती हैं, या उनमें जो राष्ट्रवाद की जो भावना है, वह इतनी प्रखर है कि उसी ने उनको अपने देश के लिए कुछ कर गुज़रने के लिए किया है, और वह एक महान या काफ़ी ताकतवर देश बन पाया है। हम्म। 1917 की क्रांति के बाद में जब रूस में जब राष्ट्रवाद या जो अपने समाज के प्रति, रूसी समाज के प्रति, और जो क्रांतिकारियों के बलिदान के बाद में जो उन्होंने किया, हम्म। वह भावना जब तक सशक्त थी, हम्म। रूस केवल कुछ ही वर्षों में वह दुनिया का बहुत ताकतवर देश बन गया। हम्म। और इसीलिए यह कहना कि केवल 5 साल में कोई सरकार कुछ नहीं कर सकती है, या हम्म। 5 साल का जो हम सरकारों को टाइम देते हैं, फिर वापस चुनाव होते हैं, तो इसके पीछे भी कारण यही है हम्म। कि अगर कोई भी सरकार अगर सीरियस हो, गंभीर हो अपने विषयों को लेकर या देश की समस्याओं को लेकर, तो उसके लिए 10 साल पर्याप्त होता है पूरे देश को बदलने के लिए, जो हम्म। 1917 के बाद में रूस इसका और जो साक्षी बातें है। आपने कही हैं, ऐसा लग रहा है कि जी। इजराइल कर सकता है तो बाकी देश भी कर सकते हैं, और यहाँ कुछ सीखने की ही जरूरत है। इन सभी के बीच कुछ और सवाल हैं जो लोगों के बीच हम लेकर पहुंचे, तो आप दोनों मेरे साथ में रहिएगा। जो अगला सवाल हमने पूछा वो ये था कि इजराइल अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए किसी की सुनता क्यों नहीं? इसमें 33% लोग मानते हैं कि वजूद पर खतरा बर्दाश्त नहीं है इजराइल को, इसीलिए वो इस तरीके से अलग अलग मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है। जबकि 62% लोग कह रहे हैं कि दुश्मन के अंदर भय पैदा करने के लिए इजराइल ये कार्रवाई कर रहा है। जबकि 5% लोग कह रहे हैं कि इनमें से कोई रीजन नहीं है, कुछ अलग हो सकता है। जिस तरह से ये सवाल लोगों के बीच में बना हुआ है, और 62% लोग कह रहे हैं दुश्मनों के अंदर भय पैदा करने के लिए। मेजर जनरल सहगल, क्या सिर्फ भय पैदा करने के लिए इजराइल अलग अलग मोर्चों पर यह युद्ध लड़ रहा है, आपको लगता है? देखो, एक समय था जब इसराइल का लोग कहते हैं कि इसराइल इनविंसिबल है। इसराइल बड़े पैमाने पर हर देश के साथ भी मुकाबला कर सकता है, उनको हरा सकता है। वास्तव में अगर 1967 की वॉर देखो तो 6 दिन में उसने कई अरब कंट्रीज के फोर्सेस को हरा दिया। 73 में 14 डेज में वॉर खत्म हुई, 67 में 6 डेज में। वो लड़ाई थी रेगुलर फोर्सेस के साथ। ये पहली बारी है जब उसकी फोर्सेस लड़ाई हो रही है इरेगुलर फोर्सेस के साथ। ये जिहादी फोर्सेस हैं। 13 महीने की जंग हो चुकी है। 13 महीने के बावजूद वो अपना कोई भी मिलिट्री लक्ष्य हासिल नहीं कर सका। ना तो अपने बंधुकों को छुड़ा सका है, ना ही हमास को या हौथी को या हिजबुल्लाह को खत्म कर सका है। बड़े पैमाने पर उनके लीडर्स को मार दिया गया है, उनके काफ़ी से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद उनका हौसला हर प्रकार से उनका हौसला और मोटिवेशन और मोरल कायम है। किसी प्रकार से वो सरेंडर नहीं करेंगे और ना ही इसराइल की शर्तों के अनुसार चलेंगे। ऐसे में साफ तौर पे लगता है कि वो खौफ अकेला नहीं है। अगर आप देखो तो इसराइल को बहुत बड़ी चुनौतियां दी गई बाइडेन के माध्यम से। उन्होंने कहा रफा को आप किसी हालत में रफा में एंटर नहीं करेंगे, लेकिन वो एंटर किया। उन्होंने कहा नदन गाजा या गाजा में
आप इस माफी की कार्रवाई का ग्राउंड ट्रूप्स को नहीं भेजेंगे। उन्होंने भेजा। उन्होंने कहा कि आप किसी प्रकार से लेबनान में अपने ग्राउंड फोर्सेस को नहीं डालेंगे। उन्होंने डाली। यानी दूसरे लफ्जों में नेतन्याहू किसी भी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं, इजराइल किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। खासकर जो मौजूदा लीडरशिप है वो केवल और केवल वही करते हैं जो उनको लगता है सही है। वास्तव में वो कहते हैं, वो चाहते हैं कि जो सेटलमेंट्स है उनको और बढ़ाया जा सके। दूसरा वो कहते हैं जो मोमेंटम हमने गेन किया उस मोमेंटम को कंटिन्यू करें। तीसरा नेतन्याहू की सर्वाइवल का ताल्लुक है। उसको 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 दैट इज द फॉरमोस्ट कंसिडरेशन जहाँ तक नेतन्याहू का ताल्लुक है। नेतन्याहू किसी प्रकार से किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं। सारी दुनिया किसी देश के बारे में सोच तब एक बनाई जाती है पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जैसे उसके देश के नेता नेतृत्व उसका करते हैं, यानी कि राष्ट्र प्रमुख किस तरीके से देश का नेतृत्व कर रहे हैं, और यहाँ बेंजामिन नेतन्याहू को कंसीडर करना होगा। अरविंद सिंह तेजावत जी, अगर इजराइल को लेकर ये कहें कि इजराइल किसी की नहीं सुनता, जो मन में आता है वो करता है, फिर चाहे वो गाजा में भारी तबाही हो, फिर लेबनान पर हमला हो, फिर वहाँ हूती से टक्कर हो, और अब ईरान में खामेनेई की जान पर खतरा है, बेंजामिन नेतन्याहू के ऐसा करने के पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रचना जी बहुत अलग अलग थ्योरीज आ रही है और अलग अलग मत आ रहे हैं, जिसमें से एक का काफी मजबूत जो तर्क दिया जाता है वो ये है कि बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी को भी खतरा है। अभी कुछ दिनों पहले ही वहां अदालत ने उनको ये साफ कर दिया कि हम आपको किसी भी तरह की रेमेडीज नहीं देंगे और आपको जो करप्शन के केस हैं, भ्रष्टाचार के मामले हैं, उनका जवाब देना होगा। तो हो सकता है कि ध्यान डाइवर्ट करने के लिए वो यह सब कुछ कर रहे हैं। फिर इस बात को मानना कि यह केवल नेताओं के खिलाफ लड़ाई कर रहा है इजराइल, यह भी बिल्कुल ठीक नहीं है। कारण ये कि अगर नेताओं के खिलाफ हो रहा था तो जो 60,000 की संख्या में जो मासूम लोग मारे गए, जिसमें औरतें बच्चे भी शामिल हैं, तो वो क्यों मारे गए हैं? निश्चित रूप से नेताओं तो कोई उनकी मुश्किल से 8-10 की संख्या होगी जो बड़े नेता थे, और बाकी जो छूट गए हैं वो भी मिलाएं तो 20-25 नेताओं के बदले में क्या 60,000 की संख्या में लोगों को बड़े पैमाने पर मार देना क्या जस्टिफाइड है? तो यह है। इसके अलावा भी बहुत सारी जो थियरीज हैं, पर प्रमुख रूप से जो थियरीज हैं रचना जी, यही है कि कहीं ना कहीं उसके घरेलू कारण है, और एक जो छुपा हुआ है जिसके बारे में वेस्टर्न मीडिया बात नहीं करता है, और पर रिसर्च आर्टिकल्स में आपको जो चीजें वो देखने को मिलती है वो ये है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिकी हित छुपे हुए हैं। अगर अमेरिका वहां इजराइल का साथ देना छोड़ दे तो इजराइल के लिए इस युद्ध में टिकना वाकई बहुत मुश्किल हो जाएगा। इजराइल काफी सशक्त देश है, पर इतना भी सशक्त नहीं है कि वह इतनी बड़ी लड़ाई लड़ लें, और इसीलिए हर बार अमेरिका को अपने जहाज या अपना जो सेना के जो मजबूत बेड़े हैं वो वहां उसको तैनात करने पड़ते हैं, क्योंकि बिना उसके सपोर्ट के यह सब कुछ संभव नहीं है। तो यह सारी चीजें अमेरिका के दूर पक्षी हित है, जिसमें भारत का भी कुछ थोड़ा सा हित शामिल है, और वो निश्चित रूप से व्यापार और उससे जुड़ा हुआ है। पर ये दूर पक्षी चीजें हैं जिसके बारे में वहां के पॉलिसी मेकर्स एक जो आगे आने वाली डिकेड्स की पॉलिसी बना रहे हैं, और उस पॉलिसी के पीछे कहीं ना कहीं वहां के अमीर लोगों का, वहां के पूंजीपतियों का हाथ है। और हम जानते हैं कि वहां के पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत बड़ी तादाद में या काफी मात्रा में चंदा मिलता है, और लेकिन अब चीजें बदलेंगी। अब अमेरिका में चूंकि राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं, और पीके सहगल सर, अगर बेंजामिन नेतन्याहू से लगातार जो बाइडेन बात करते रहे, ये सपोर्ट दिलाते रहे, ये विश्वास दिलाते रहे कि हाँ अमेरिका तुम्हारे साथ खड़ा है और हम अमेरिका की रक्षा के लिए कहीं तक भी जाने के लिए तैयार हैं, तो ऐसे में अब जब ट्रंप जीत गए हैं, क्या ये इक्वेशंस ऐसे ही सेम टू सेम बने रहेंगे? देखो, ट्रंप जो है बहुत बड़े सपोर्टर हैं इजराइल के, लेकिन ट्रंप ने साफ तौर पे आश्वासन दिया है लोगों को इलेक्शन के समय कि वो अगर प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाते हैं तो हर प्रकार से मिडल ईस्ट की लड़ाई और यूक्रेन की लड़ाई को खत्म करा देंगे। उन्होंने साफ तौर पे इजराइल को कहा है, नेतन्याहू को इशारा किया है कि 20 जनवरी से पहले आपने जो करना है कर लीजिए, उसके बाद हम चाहेंगे हर प्रकार से वहाँ शांति हो, और वो यकीनन इसके लिए आगे कार्रवाई करेंगे। मुझे नहीं लगता कि उस माफी का ब्लैंक चेक देंगे जो वास्तव में बाइडेन ने दिया है। बाइडेन ने तो हर प्रकार से ब्लैंक चेक दिया था, जिसकी बदौलत इतने बड़े पैमाने पर जेनोसाइड हुआ है, इतने बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, इतने बड़े पैमाने पर स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल सारे तबाह हो गए हैं, और इसराइल जो है कम्प्लीटली अलग थलग पड़ गया दुनिया में। 146 कंट्रीज आउट ऑफ 193 कंट्रीज अभी साफ तौर पे कह रही हैं अगर वहाँ परमानेंट पीस चाहिए तो 2 स्टेट्स सोल्यूशन की आवश्यकता है। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, ट्रंप ही हैं जो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वेस्ट बैंक है और खास करके जेरूसलम है,
वही इसराइल का कैपिटल होगा। वही कहते हैं कि उन्होंने अपनी एम्बेसी शिफ्ट की जेरूसलम में, और वही कहते हैं कि जो आपके पास जमीन पकड़ी हुई है अपने गोलन हाइट्स वगैरह या वेस्ट बैंक का इलाका, वो परमानेंटली आप ही का होगा। ऐसे में दुनिया इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन ट्रंप उसके बावजूद, उनकी बड़ी जबरदस्त कोशिश होगी कि वहाँ हर प्रकार से शांति बहाल करें, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे किसी प्रकार से अमेरिका इन्वॉल्व हो। और अगर उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वो अमेरिकन फोर्सेस को किसी भी प्रकार से नीचे नहीं उतारना चाहते, क्योंकि अमेरिका जो है बॉडी बैग्स एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। और अमेरिका के सबसे बड़ी नुकसान हुआ जो बड़े पैमाने इंटरवीन इन वियतनाम, इंटरवीन इन इराक एंड इंटरवीन इन अफगानिस्तान, हर जगह उनको हार मिली, हर जगह उनको बदनामी मिली, हर प्रकार से उनको पीछे हटना पड़ा। और वो साफ तौर पे जानते हैं कि यही असर होगा, क्योंकि अमेरिका का जो खौफ था दुनिया के ऊपर, वो खौफ खत्म हो चुका है। ऐसे में ट्रंप जो है, उनकी पूरी कोशिश होगी कि यस, उसने उन्हें फ्री हैंड दिया है कि भाई 20 जनवरी से पहले तुमने करना है कर लो, उसके बाद मैं नहीं चाहूंगा ये युद्ध आगे तो। और राष्ट्रपति चुनाव के दौरान भी बार बार ये युद्धों का जिक्र हुआ और प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं कि आज का जो युग है वो युद्ध का नहीं है, युद्ध हमें कई 100 साल पीछे खींच लेता है। और ऐसे में ये युद्ध जो अलग अलग मोर्चों पर दुनिया में लड़े जा रहे हैं, ये रुकने चाहिए, थमने चाहिए। और राष्ट्रपति चुनाव में जब ट्रंप और कमला हैरिस का बहुत जिक्र हो रहा था, तो ट्रंप के नाम पर लोग इसलिए भी दाव लगा रहे थे कि ट्रंप युद्ध रोकेंगे। इन सब के बीच ही एक और सवाल है जो लोगों के बीच हम लेकर पहुंचे, नेतन्याहू की युद्ध नीति से इजरायल का भविष्य क्या सुरक्षित है? इसमें 67% लोग मानते हैं कि हाँ, हमें लगता है कि सुरक्षित है, जबकि 22% लोग कहते हैं कि नहीं, इजरायल का भविष्य यूं सुरक्षित रह नहीं पाएगा, जबकि 11% लोग कह रहे हैं कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। यानी एक बड़ा तबका ऐसा है, 67% लोग मान रहे हैं कि हाँ, भविष्य सुरक्षित है इजरायल का। लेकिन अरविंद सिंह तेजावत जी, युद्ध से तो आज तक किसी का भला हुआ नहीं, और आज के युग में अगर आप किसी भी युद्ध में खुद को झोंकते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आप जलाएंगे तो आपके हाथ खुद के नहीं जलेंगे। रचना जी, बिल्कुल बहुत ही सुंदर बात कही है आपने। और ये सच है कि युद्ध से आज तक किसी का भला नहीं हुआ है। अब तक युद्धों में जितने संसाधन और जितना रुपया पैसा बर्बाद हुआ है, उतना अगर दुश्मन देश के नागरिकों को दे दिया जाता तो शायद वह अपनी सरकारों के खिलाफ ही विद्रोह कर लेते हैं। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि युद्ध में जितना पैसा या एक तरीके का यह पागलपनी है, हमारे प्रधानमंत्री ने भी इस चीज को रेखांकित किया है और कहा है कि यह जो युग है वह युद्धों का युग नहीं है। तो यह सच है, युद्ध करोड़ों रुपए बर्बाद करने के बावजूद केवल जनसंहार करता है, लोग मरते हैं और मासूम लोग मरते हैं। और उसमें भी वो जो कि वहां सैनिक के रूप में, कहीं ना कहीं सैनिक भी अपने आप में एक श्रमिक है, तो वह श्रमिक वहां मरते हैं। तो यह सच है कि है। जहां तक इजराइल के भविष्य का प्रश्न है, तो लंबे अगर भविष्य को लेकर देखें तो मुझे नहीं लगता कि इजराइल का भविष्य, क्या किसी भी शोषणकारी सत्ता का भविष्य सुरक्षित नहीं हो सकता है। जहां आप मर रहे हैं तो उसके पीछे एक पूरी परंपरा आती है। अगर आप किसी के माँ, भाई, पिता को मारेंगे तो उसको आप अतिवादी बनाने में कितने दिन रोकेंगे? वह उसका बदला जरूर लेगा और उसका एक अंतहीन प्रक्रिया शुरू होगी। और यह भी हम जिसको पोएटिक जस्टिस बोलते हैं, वह भी है कि अगर आपने कुछ कुकर्म किए हैं तो उसका परिणाम तो आपको भुगतना होता ही है, चाहे वह देर से या पहले से है। तो अगर लंबे लॉन्ग टर्म में आप देखें तो मुझे लगता है कि ये खाली जितने भी विद्वान हैं, और उसमें खासकर यूरो अमेरिकन विद्वान हैं, वहाँ के यूनिवर्सिटीज के जो लंबे समय से जो अध्येता लोग हैं, जिनको इस तरीके की चीजों का काफी विशेषज्ञता है, उन सबका ये मामला है कि लॉन्ग टर्म में ये पॉलिसी जो है वह बहुत सस्टेनेबल डेवलपमेंट की नहीं है। वह कहीं ना कहीं ऐसा डेवलपमेंट है उसका रिजल्ट हम देख तो रहे हैं। उधर रूस यूक्रेन की तरफ अगर नजर डाल लें, यूक्रेन का सबसे ज्यादा नुकसान इसमें हुआ है, पूरी तरह से तबाह हो गया। फिर भी उधर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अपनी जिद पर अड़े हैं, और ऐसा नहीं है कि रूस का नुकसान नहीं हुआ, यूक्रेन ने रह रहकर रूस को भी नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में मेजर जनरल सहगल, अगर कोई भी देश युद्ध में उतरता है तो नुकसान तो अपना भी होता है। बेंजामिन नेतन्याहू के दिल दिमाग में आखिर चल क्या रहा है कि वो अलग अलग मोर्चों पर युद्ध लड़ भी रहे हैं और अपने ऊपर झेल भी रहे हैं। कभी भी हिजबुल्लाह अटैक कर देता है, फिर ईरान तैयार रहता है। ये अलग अलग मोर्चों पर खतरा मोल लेने वाली बात नहीं है क्या? देखो, बहुत बड़े पैमाने पर मेरे मुताबिक उन्हें खतरा मोल लिया है। वास्तव में नेतन्याहू का रहना या उनकी नीति जो है, इसराइल के लिए भविष्य में बहुत ही नुकसानदेह होगी। इसके कई कारण है। पहले, उन्हें कई लाख लोग जो है उनके दुश्मन बन गए हैं और बड़े पैमाने पर उनसे रिवेंज लेंगे। दूसरा, इसराइल की इकोनॉमी जो है कंप्लीटली नष्ट हो गई है।
वहां से बहुत बड़े पैमाने पर उनकी जो बिजनेस है वो प्लान कर गया है और वापस नहीं आना चाहते। तीसरा, बहुत बड़े पैमाने पर इसराइल का भी अभी नुकसान होना शुरू हो गया है। पहले जितनी भी लड़ाइयाँ हुई थी एक तरफा था, इसराइल का कोई अपना नुकसान नहीं हुआ था। अभी आप देखो पिछले कुछ दिनों में कम से कम 165, 50, 70 रॉकेट रोज गिराए जा रहे हैं। उनका आयरन डोम सिस्टम जो है फेल हो रहा है, उनका जो डेविड स्लिंग है फेल हो रहा है, उनका एरो सिस्टम फेल हो रहा है। वो बड़े पैमाने पर तेल अवीव के ऊपर भी हमले हो रहे हैं, वहाँ भी नुकसान हो रहा है। हाइफा काफी से ज्यादा बर्बाद नुकसान पा चुका है। गोलन हाइट्स में और बाकी उनके एयर बेसेस वगैरह जो मिलिट्री बेस है उनके इंस्टॉलेशन के ऊपर काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में फिर उनके अपने ही देश में देयर इज अ वर्टिकल डिवाइड इन द आर्मी। उनकी साफ तौर पे आर्म फोर्सेस कह रहे हैं कि जो नेतन्याहू की पॉलिसीज हैं वो पॉलिसीज जो है इसराइल के नुकसानदेही हैं। उसी की वजह से गैलेंट को उन्होंने डिसमिस किया, तो गैलेंट साफ तौर पे कह रहे थे जो इसराइल अचीव कर सकता था वो हो गया है। अभी हमारे हित में होगा अगर हम युद्ध विराम एक्सेप्ट कर लें तो, लेकिन इसराइल ने उनको नेतन्याहू ने उनको फायर कर दिया बिकॉज नेतन्याहू नहीं चाहते कि अपनी कुर्सी किसी प्रकार से चली जाए। जैसे कि मैंने कहा वो पहले अपनी सर्वाइवल के लिए लड़ाई कर रहे हैं और उस सर्वाइवल को निगाह में रखते हुए सारी डिसीजन को ले रहे हैं। जिस दिन लड़ाई खत्म होती है उसी से अगले दिन नेतन्याहू की कुर्सी चली जाएगी और नेतन्याहू 100% करप्शन की वजह से जेल में जाएंगे। ऐसे में केवल और केवल अपने वजूद को कायम रखने के लिए वो बड़े पैमाने पर दूसरे देशों लेकिन के अपने खिलाफ वजूद के लिए अगर वो इस युद्ध को कायम रखना चाहते हैं तो अरविंद जी अपने वजूद को बचाने के लिए फिर तो वो इजराइल के लोगों की जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। खुद उनके अपने घर पर 2 बार हमला अब तक हो चुका है, वो तो गनीमत है कि कोई नुकसान नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक कहा है रचना जी, और हमने इंडिया न्यूज पर भी अक्सर इस बात की चर्चा की है कि वहां के खुद इजराइल के जो शिक्षित नागरिक है, क्योंकि एक इजराइल एक अच्छा पढ़ा लिखा देश है, तो वहां के लोग भी इसके विरुद्ध हैं। और एक सर्वे हुआ था, मैंने आपको इसका जिक्र भी किया था कि उस सर्वे में ज्यादातर इजराइल के लोग ये चाहते हैं कि ये युद्ध है वह जल्द से जल्द बंद होना चाहिए। अगर अमेरिका इस युद्ध में साथ देना बंद करते तो युद्ध भी बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। और उनकी संख्या लगभग 65% से भी अधिक है जो ऐसी राय रखते हैं। ऐसे में वहां एक नेशनलिज्म का एक झूठा वह खड़ा करके, एक झूठ खड़ा करके नेतन्याहू अगर कुछ लोगों को अपने पक्ष में करके अगर अपनी गद्दी बचाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि यह मानवीयता के हित में तो कभी नहीं है। और ऐसी स्थिति में जो इतिहास होगा वह इन सब चीजों का लेखा जोखा लेगा। रचना जी, जिस तरीके से आपने इतिहास की बात कर दी, इतिहास में आज का ये जो वक्त है ये खौफनाक तरीके से याद किया जाएगा। पीके सहगल सर, उधर गाजा में हजारों लोगों की जान चली गई, 45,000 के करीब ये आंकड़ा। उधर लेबनान में लगातार लोगों की जान जा रही है, 3.5 से 4,000 का ये आंकड़ा। इजराइल और मैं कहूंगी सीधे सीधे बेंजामिन नेतन्याहू अलग अलग मोर्चों पर जो इस नरसंहार का आरोप अपने सर पर ले रहे हैं, इतने बड़े रिस्क के साथ उन्हें अपने देश में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। लोग सड़कों पर आकर इस नरसंहार को रोकने की बात करते हुए बड़े तबके में सड़कों पर आते हैं। क्या ये बेंजामिन नेतन्याहू के लिए प्रायोरिटी नहीं है? उनके लिए प्रायोरिटी यही होनी चाहिए। वास्तव में जब इतिहास लिखा जाएगा तो नेतन्याहू विल बी द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर दैट इजराइल हैज एवर हैड, क्योंकि उन्हीं की वजह से, उन्हीं की नीतियों की वजह से आज इजराइल जो है उसका खौफ खत्म हो गया, उसकी इनविंसिबिलिटी खत्म हो गई है। साफ तौर पे वो जो इरेगुलर फोर्सेस हैं, जो जिहादी फोर्सेस हैं, उनके ऊपर हामी नहीं हो पाया। बड़े पैमाने पर दुनिया में अलग थलग हो गया है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बार बार कह रहे हैं कि उनके ऊपर अरेस्ट के वारंट दिए गए। उनके कुछ रक्षा बल के लोग जो जुड़े हैं उनके ऊपर अरेस्ट वारंट दिए गए हैं। उनके क्या कह रहे हैं, उनके ऊपर जेनोसाइड के मुकदमे चले गए। वास्तव जो न्यूरमबर्ग के बाद में मुकदमे चले थे, बड़ा लाजमी है कि उसी माफी के अभी इनके खिलाफ भी कार्रवाई इस माफी हो। यानी आप कह रहे हैं कि जो बाइडेन लगातार सपोर्ट करते रहे, साथ देते रहे, ये भी एक बड़ा रीजन रहा। ऐसे में ट्रंप के जीतने के बाद हालात बगड़े, यहाँ पर बदलेंगे, ये इजराइल के लोग भी सोच रहे हैं, उम्मीद गाजा के लोग भी लगा रहे हैं। उधर रूस यूक्रेन में भी इस बात की चर्चा है कि ट्रंप आए हैं तो फिर चीजें यहाँ पर बदलेंगी और पॉजिटिविटी यहाँ पर दिखेगी, पॉजिटिवली कुछ चेंजेस आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका अरविंद सिंह तेजावत जी और मेजर जनरल पीके सहगल सर, आपका भी शुक्रिया दोनों का इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का यहाँ पर हो गया है। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइएगा।